नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट पे स्टडी पर। बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2026 का जो नया वैकेंसी आने वाला है उसके लिए हम लोग शानदार तरीके से स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है क्या, उसके पिछले 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से जानना है ना। एक एक प्रश्न को आपको दिमाग में होना चाहिए और उसका उत्तर हमेशा आपके दिमाग में याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में और इस सीरीज में हम आपको बिहार पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2010 से लेकर 2025 तक, है ना, इसमें आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें टोटल 61 सेट दिया हुआ है, जिसमें कि 41 प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है 2010 से लेकर 2025 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। एक एक प्रश्नों को हम लोग अच्छे से जानेंगे और आप लोगों के लिए हम ये समझकर आपको एक एक प्रश्न शानदार तरीके से बताएंगे कि आप नए स्टूडेंट हैं और पहली बार आप बिहार पुलिस हो या तो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस बुक में कंटेंट में क्या क्या है ना। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 से 2025 लिखा है, लेकिन यहाँ पर 2010 से भी आपको प्रश्न मिलेगा ना। 2010 का भी पेपर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको देख लीजिए ये 2025 से यहाँ पर सबसे लास्टेस्ट से जो एग्ज़ाम हुआ है उससे स्टार्ट हुआ है और पीछे चलते गया है ना। 2025 हो गया, 2025 इधर देखिए, इधर आएगा 24, है ना। सेट वाइज दिया हुआ है, 41 सेट दिया हुआ है ना। 2023 का हो गया, 2022 का हो गया, इस तरह से चलेंगे। सेट नंबर यहाँ पर जैसे 30 में हो, 2020 का है ना। द्वितीय पाली, फर्स्ट पाली सभी प्रश्न दिया हुआ है इसमें ना। ये आपको लास्ट 2010 तक का दिया हुआ है, ठीक है। तो 2025 से लेकर 2010 तक के सभी क्वेश्चन पेपर को हम लोग पढ़ेंगे और एक एक प्रश्न को शानदार तरीके से स्टडी करेंगे। और इससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसका पैटर्न क्या है, उसका लेवल क्या है, वो सभी चीज़ें आपको मालूम चल जाता है। यूँ समझिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर 10 वर्षों का पढ़ लेते हैं तो ये समझिए 50% आपकी तैयारी हो चुकी है ना। और वो एग्जाम में आएगा भी, आपको बहुत आसानी से हर चीज़ें समझ में आएगा और आपका आगे का पढ़ना भी आसान हो जाता है। और आप सटीक तरीके से आप पढ़ते हैं, उसका सटीक आपकी तैयारी भी होती है कि ना। आपको आप समझने लगेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको दिमाग में याद करना है। जैसे उस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत वो चीज़ें ज़्यादा क्लिक करेगा, है ना। आपको ध्यान ज़्यादा रहेगा, आपको याद जल्दी होगा, वो आसानी से चीज़ें होगा। यानी कि इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम का प्रश्न है और जो पैटर्न है वो सभी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और सभी प्रश्न आपको, वही प्रश्न आपको याद ज़्यादा रहेगा जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाला रहेगा और पूछा जाएगा, ठीक है। ये होता है प्रीवियस ईयर प्रश्नों को बनाने का सबसे ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक सेट करके हम लोग स्टडी करेंगे। यानी कि पहला सेट आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही पेपर 16 जुलाई 2025 को जो पेपर हुआ था उसका हम लोग स्टडी करेंगे, सभी 100 प्रश्नों का, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है ना, 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सभी प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा जो है ये 16 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम जो हुआ था उसका पेपर है ये, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि हाल ही में बिहार के 42वें राज्यपाल के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है। तो ये प्रश्न आपको दिया हुआ है क्या, करेंट अफेयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग लगाइए, क्या होगा इसका आंसर आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो करेंट अफेयर का क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछा जा रहा है, किस टाइप के, किस लेवल का पूछा जा रहा है, आप समझ रहे हैं ना। यानी कि ये आपसे पूछा है राज्यपाल, ठीक है। तो राज्यपाल यहाँ पर जैसे देखें तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे पहले इसका आंसर जान लीजिए क्या है, आरिफ मोहम्मद खान हो जाएगा, है ना। तो 42वें राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण कौन किया है, तो आरिफ मोहम्मद खान हो गया। तो आपको जब तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें आपको विशेष ध्यान रहेगा कि राज्यपाल तो हर हाल में याद रहना ही चाहिए, है ना। तो इसलिए आपको सभी चीज़ें हम आपको तैयारी भी करवाते जाएंगे। जैसे कि वर्तमान में भी राज्यपाल कौन है, वर्तमान अभी जुलाई हो या तो अगस्त 2026 में अगर आपसे पूछे कि बिहार के राज्यपाल कौन है तो सैयद अता हसनैन है। कौन है, याद रख लेना है, सैयद अता हसनैन है। आप एक कॉपी बना लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर का, ठीक है। और इस तरह से आप नोट करते जाइएगा, जो जो चीज़ें बताएंगे सिस्टमेटिक ढंग से वो आपकी शानदार तैयारी हो जाती है। देखिए कॉपी और पेन ये सब में
कंजूसी नहीं करना है ना, अलग अलग चीज़ें आपको खरीद लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अलग, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक कॉपी अलग खरीद लेना नया, है ना। अलग अलग टीचर के पास पढ़ते हैं तो अलग अलग टीचर के अलग अलग कॉपी आप रख सकते हैं, है ना। और प्रैक्टिस सेट करते हैं उसका भी एक कॉपी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। खर्च थोड़ी सी करनी है, इस सब में खर्च करने में कंजूसी नहीं करना है। तो अभी वर्तमान में कौन है, सैयद अता हसनैन राज्यपाल है ना। इसी तरह से करंट अफेयर की जब तैयारी आप करेंगे तो ये सब चीज़ें विशेष आपको ध्यान रखना है ना। राज्यपाल सभी राज्यों के आपको याद रख लेना है, खास करके बिहार का तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और यानी कि ये कौन सा है, 43वें, है ना। सभी चीज़ें एक एक, पहले क्या है, पहला सेट है, इसमें टाइम भी आपको देंगे, सारे चीज़ें मतलब समझेंगे कि किस टाइप को चीज़ें आपको तैयारी करना है ना, कैसे तैयारी करना है, ठीक है। तो 43वें राज्यपाल अभी कौन है, सैयद अता हसनैन है, ठीक है। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री अगर पूछ ले बिहार का तो कौन है, सम्राट चौधरी है, ठीक है। अब देखिए राज्यपाल से इस लेवल का प्रश्न, इस टॉपिक का प्रश्न जो आया है तो उससे रिलेटेड सभी चीज़ें आपको जानना है, ठीक है। तो आप नोट करते जाइएगा। अगर आपसे पूछे कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे तो क्या लिखना है, जयराम दास दौलतराम, है ना। आंसर क्या लगाना है, जयराम दास दौलतराम। बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछे तो जयराम दास दौलतराम था, ये आप नोट कर लीजिएगा। जयराम दास दौलत राम थे बिहार के प्रथम राज्यपाल। बिहार के पहले मुख्यमंत्री पूछे कौन थे तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, है ना। कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री। फिर पूछा जाता है एग्जाम में, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे तो भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे, भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अच्छा, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल अगर पूछे तो आंसर क्या लगाइएगा, है ना। एक एक अति महत्वपूर्ण चीज़ें जितने भी बताएंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको हम बताएंगे, ठीक है। बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल पूछे तो आंसर क्या लगाइएगा, राम दुलारी सिन्हा। कौन है, राम दुलारी सिन्हा थी बिहार की पहली महिला राज्यपाल। अब पहली महिला मुख्यमंत्री पूछे तो श्रीमती राबड़ी देवी थी, है ना। राबड़ी देवी ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। पहली महिला राज्यपाल राम दुलारी सिन्हा और मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। रही बात क्या, और भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए हार्ड करके क्वेश्चन कि प्रत्येक राज्य का या तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, बताइए कमेंट करके। प्रत्येक राज्य का या तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया, तो आंसर क्या लगाइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये सब, तो अनुच्छेद 153 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 153 यहाँ पर ध्यान रखना है। अनुच्छेद 154 में क्या है तो वो आपको याद रखना है, क्या, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ये अनुच्छेद 154 में कहा गया है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 155 में है, ठीक है। और राज्यपाल की योग्यता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 157 में है। ये सभी जितने भी अनुच्छेद बताएंगे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सभी देखिए, ये अनुच्छेद 157 मान के चलिए, ये सब क्या कई एग्जामों में रिपीट होते रहता है। तो जो रिपीटेड प्रश्न है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सभी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो ये फिर समझिए, यहाँ पर ये अनुच्छेद 153 में क्या लिखे आप कि हर राज्य यानी प्रत्येक राज्य या 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में है, ठीक है। अनुच्छेद 154 में क्या है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है। राज्यपाल की योग्यता पूछे तो अनुच्छेद 157 में है। अच्छा, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, कमेंट करके बताइए आप लोग। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है। यहीं पर आपको रिवीजन क्या करना है, जब भी आएगा राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, जब भी अनुच्छेद का रिवीजन करेंगे तो आपको राष्ट्रपति का भी करेंगे साथ में, ठीक है। राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो क्या होगा आंसर, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में है, और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस में है, अनुच्छेद 72 में, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को साथ साथ में आपको रिवीजन करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, बहुत आसानी से याद रहेगा, कभी कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। जैसे कि आप उससे पूछे राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद कितने के तहत, तो अनुच्छेद 213 के तहत, ठीक है। ये राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा किस अनुच्छेद के तहत, तो राष्ट्रपति करेगा यही, ये 2 1 3 लिखा है ना, इसको सीधा कर देना, यानी कि 1 2 3, ये क्या होगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा कौन सा, अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि मौर्य काल में प्रांतीय शासन का प्रमुख सामान्यतः कौन होता था,
तो यहाँ पर क्या समझें, मौर्य काल, यानी कि मौर्य काल से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यानी कि मौर्य वंश जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। मौर्य वंश के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको सभी याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया क्या, बिहार पुलिस में आपका ये टॉपिक है। बहुत ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि उसका कोई भी एग्जाम का फेवरेट टॉपिक होता है, उस टॉपिक से बार बार प्रश्न आता है। तो इससे प्रीवियस ईयर प्रश्न से ये आपको पता चलता है किस किस टॉपिक को आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो मौर्य वंश के बारे में पूछा, मौर्य काल में प्रांतीय शासन का प्रमुख सामान्यतः कौन होता था, तो ये होता था कुमार या तो आर्यपुत्र, है ना, कुमार या तो आर्यपुत्र करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मौर्य वंश के बारे में आप जानेंगे। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था मालूम, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, और किसे हराकर किया था, तो नंद वंश के अंतिम शासक था धनानंद, है ना। तो धनानंद को पराजित करके धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था, किसको हराकर, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके किया था। कब, तो ये बात है 322 ईसा पूर्व में, है 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। अगर आपसे पूछे अशोक किस वंश का शासक था, तो ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था कौन, बिंदुसार, है ना, कौन था, बिंदुसार। अब बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक था, ठीक है। यानी कि ये हो गया मौर्य वंश का शासक हो गया आपका ये बिंदुसार भी, अशोक भी और चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक, है ना। कई बार आपसे पूछे ये लिया जाता है कि अशोक किसका पौत्र था, पौत्र मतलब पोता, तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये पोता था अशोक, ठीक है, और बिंदुसार का ये पुत्र था, यानी कि अशोक का पिता का नाम क्या था, बिंदुसार। अब बिंदुसार का पिता था चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, बिंदुसार जैसा ही एक और नाम है बिंबिसार, जो कि आपको ऑप्शन में देगा, आप कन्फ्यूजन आपको करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बिंबिसार कौन था, तो ये अलग है। ये कौन था, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार था, ठीक है। हर्यक वंश का ये संस्थापक था बिंबिसार, है ना। बिंबिसार का पुत्र आपको कौन था, अजातशत्रु, अजातशत्रु, है ना, और उसका पुत्र था उदयन, है ना। तो उदयन जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। तो बिंबिसार अलग है, बिंदुसार है ये मौर्य वंश का है, अशोक का पिता है बिंदुसार, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जाता है आपसे प्रश्न क्या, मौर्य वंश के पहले कौन सा शासक था और मौर्य वंश के बाद कौन सा शासक था, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें पूछा जाता है। तो आपको मगध पर शासन करने वाले जो प्रमुख राजवंश से जहाँ से प्रश्न आता है वो सभी आपको हम याद करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि हर्यक वंश, ध्यान रखना है हर्यक वंश, इसके बाद आया था मगध पर जो शासन किया था शिशुनाग वंश, है ना, शिशुनाग वंश। उसके बाद आया था नंद वंश, है ना। और नंद वंश के ही अंतिम राजा जो था, अंतिम शासक था धनानंद, इसको पराजित करके आया था कौन, मौर्य वंश, है ना। फिर आया था कौन, शुंग वंश, ठीक है। उसके बाद कण्व वंश, ठीक है। उसके बाद है सातवाहन वंश। ये सब मगध पर शासन किया था। तो याद कैसे रखना, हमेशा के लिए याद रहेगा, आप कॉपी में लिख लीजिएगा क्या, हसीन मासुका साथ है, हसीन मासुका साथ है। हसीन से क्या आ जाएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। मासुका से मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश, ठीक है। साथ है यानी कि सातवाहन वंश, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। वो सभी चीज़ें आपको और भी डिटेल में हम आपको बताते रहेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट नंबर ये आपका जो है प्रीवियस ईयर सेट आगे बढ़ते जाएगा, आपको टॉपिक बाय टॉपिक हर चीज़ एक एक चीज़ आपको बताते रहेंगे, ठीक है। करंट अफेयर भी चीज़ें बताएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से संपूर्ण तैयारी आपको हम करवा देंगे, ठीक है। ध्यान रखना है। जैसे कि हर्यक सबका संस्थापक अगर पूछे तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार, अभी बताए थे बिंबिसार। शिशुनाग वंश का कौन था, शिशुनाग ही था, है ना। नंद वंश का तो कौन था, महापद्म नंद था। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग था। कण्व वंश का कौन था, वासुदेव कण्व था ना। और सातवाहन वंश का कौन था, सिमुक, है ना, सिमुक था इसका संस्थापक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मुगल वंश के संस्थापक बाबर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, मुगल वंश। अब मुगल वंश आया, निश्चित रूप से बिहार के एग्जामों में मुगल वंश, मौर्य वंश, ये सब क्या बिहार के लिए एग्जामों के लिए ये सब हॉट टॉपिक है, ये सब आपको याद रखना है। तो मुगल वंश के बारे में सारी चीज़ ध्यान रखना है। तो देखिए, पहले मुगल वंश का स्थापना किसने किया था, बाबर, है ना। बाबर का उसके बाद शासक कौन आया था, हुमायूं, है ना। बाबर का पुत्र कौन था, हुमायूं। उसके बाद है अकबर, इसका पुत्र था अकबर। देखिए, पुत्र भी था, और उसके बाद जो उत्तराधिकारी था ना, शासक जो शासन किया था मुगल वंश में, ये सब भी वही है, सेम, है ना। जैसे बाबर के बाद आया था हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, ठीक है। तो यहाँ पर बाबर का सबसे बड़ा पुत्र कौन सा हो गया, बाबर, हुमायूं, है ना। कौन आया था, हुमायूं। इसका आंसर क्या होगा, हुमायूं ही इसका बड़ा पुत्र था, ठीक है। तो इसको याद रखना है, भाज शाह, आसानी से याद रहेगा। देखिए, बाबर, हुमायूं,
अकबर, जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, रही बात क्या बाबर यहाँ पर आया है, तो बाबर आपको मालूम है क्या मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर का जन्म कब हुआ था मालूम? बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य एशिया में फरगना घाटी के अंदीजान में, है ना, अंदीजान जो कि वर्तमान उज्बेकिस्तान में एक शहर है। ठीक है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था बाबर का। ठीक है, अब बाबर का बचपन का नाम पूछा जाता है तो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद, याद रखना है ना, जहीरुद्दीन मोहम्मद इनका बचपन का नाम था, बाबर का बचपन का नाम था। ठीक है, यहीं पर अगर आगे बढ़ते हैं, शाहजहाँ, शाहजहाँ का जन्म कब हुआ था? तो 5 जनवरी, कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 में इनका जन्म हुआ था। 5 जनवरी 1592 में लाहौर में इसका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम था खुर्रम। क्या था? शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था, है ना, बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक है, और हुमायूं का जन्म कब हुआ था मालूम? हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखना है इसका, 6 मार्च 1508 को हुआ था, है ना, सब चीज़ नोट कर लीजिएगा। 6 मार्च 1508 में हुआ था। हुमायूं का जन्म हुआ था कहाँ पर? काबुल में हुआ था ना, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था मालूम? 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था ना, 15 यहाँ भी है, 1542 यहाँ भी है ना, 15 अक्टूबर 1542 में उमरकोट पाकिस्तान में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जून 1947 को जब भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ तो उस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो 14 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव जब पारित हुआ था उस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये था आचार्य JB कृपलानी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यानी कि देखिए, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आचार्य JB कृपलानी से कि स्वतंत्रता के समय यानी आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी ही थे, है ना, तो JB कृपलानी यहाँ पर सही आंसर हो गया। ठीक है, रही बात क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ लिखा है, तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है ना। भारत का बिस्मार्क पूछे किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए इनको पूछा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदौली की महिलाओं ने ही दिया था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये भारत के पहले राष्ट्रपति रहे और बिहार से थे, है ना, तो बिहार के ही थे पहले राष्ट्रपति जो कि भारत के राष्ट्रपति बने थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा जाता है, तो बिहार में कहाँ? बिहार के सीवान के जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। और जो आपका अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें अब पूछे खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है? खाद्य एवं कृषि मंत्री, तो प्रसाद को खाते हैं, ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा ना। बिहार टीचर में पूछा गया था एग्जाम में कि खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो ऐसे याद रखिएगा, खाद्य एवं यानी प्रसाद को खाते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे ना। संविधान सभा में जो अस्थाई अध्यक्ष थे कौन थे? तो वो अस्थाई अध्यक्ष पहला जो था डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा थे, लेकिन अस्थाई अध्यक्ष जो है वो थे कौन? अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। ये सब ध्यान रखना है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में मालूम आपको, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। 1929 में इन्होंने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और उसी में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर लगाइए क्या होगा। तो देखिए ऐसे याद रखेंगे, कभी नहीं भूलिएगा, हमेशा याद रहेगा। क्या अष्टाध्यायी है ना, अष्ट को या रिलेट करिए कष्ट से, है ना, यानी कि किसी को कष्ट होगा तो पानी देंगे। तो अष्टाध्यायी जैसे आया क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तुरंत दिमाग में आ जाएगा पानी। अष्ट यानी कि कष्ट होगा तो पानी देंगे, पानी नहीं, है ना। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो गया? पाणिनि हो गया। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में रिपीट होते रहता है, कई बार पहले भी पूछा गया, देखिए 2025 में भी पूछा गया, है ना। हर रेलवे भी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। कुछ बहुत ऐसे पुस्तक का नाम है जो कि एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो अष्टाध्यायी के लेखक इस तरह से याद रखना, कभी आप नहीं भूलेंगे ना। अष्ट को कष्ट से रिलेट करना, कष्ट होगा तो पानी देंगे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो गया? पाणिनि। ठीक है, रही बात यहाँ पर बाणभट्ट, तो बाणभट्ट ये इसकी पुस्तक, दो पुस्तक पूछा जाता है, एक कादम्बरी और एक हर्षचरितम, है ना। हर्षचरितम और कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। और
मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक पूछे तो शूद्रक। योग सूत्र और महाभाष्य के लेखक पूछे तो आंसर क्या होगा? पतंजलि। योग सूत्र और महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि है। ठीक है, ये सभी याद रखना है। यहाँ पर आपको एक पूछा जाता है, आपको कौन रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो वो है राजतरंगिणी, है ना। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन। राजतरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। एक प्रश्न आता है कौन सा, तो वो इंडिका, है ना। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। याद कैसे रखना है कि इंडिका को रिलेट करना है इंडिया से, अब मेगास्थनीज को रिलेट करना है मेगा खनिज है, यानी कि इंडिया में मेगा खनिज है। तो जैसे आएगा इंडिका, तुरंत दिमाग में आ जाएगा मेगा खनिज, मेगास्थनीज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राज्य उड़ीसा की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। यानी भारतीय राज्य उड़ीसा की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। उड़ीसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है ना। और भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है ये चिल्का झील, ये कहाँ पर है? तो चिल्का झील मिलेगा उड़ीसा में। पहला रामसर साइट कौन सा था? तो ये चिल्का झील ही था, ध्यान रखना है ना। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है? तो राउरकेला स्टील प्लांट ये उड़ीसा में मिलेगा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ? भुवनेश्वर, है ना। 2025 में ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन यहीं पर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ही मनाया गया था ना। ये याद रखना है। दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। कहाँ पर मिलेगा आपको? वो भी उड़ीसा में। किस नदी पर है? महानदी पर, है ना। उड़ीसा में है हीराकुंड बांध, महानदी पर है। हमेशा के लिए याद रखना, हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी हीराकुंड बांध हो गया, महानदी पर हो गया। ठीक है। अच्छा, यहीं पर पूछे बिहार राज्य की स्थापना कब हुआ? तो है ना, यहाँ पूछा था कि उड़ीसा की स्थापना कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1936। बिहार राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912, याद रखना है ना। बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। 22 मार्च 1912 में बिहार की स्थापना हुआ था। बिहार के स्थापना दिवस कब मनाया जाए? तो 22 मार्च को मनाया जाता है ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो किनके बीच लड़ा गया था? तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से क्या समझें कि पानीपत का युद्ध जो है 3 हुआ था, तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वो तीनों आपको याद रखना है, किसके बीच हुआ था, कौन विजय हुआ था और कब हुआ था। यानी कि तीनों से 3 प्रश्न आएगा, कब हुआ, किसके बीच हुआ और कौन विजयी रहा था। यानी कि 9 प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, वो सभी आपको याद रखना है। नोट कर लीजिएगा, अगर नोट किए हुए हैं तो ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा ना। और नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लीजिएगा। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, पहले लिखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ना। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, है ना। किसके बीच हुआ था पहला युद्ध? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, है ना। बाबर और इब्राहिम लोदी के, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का ये अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, और लोदी वंश को यानी कि दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया था। इब्राहिम लोदी को हराकर ही बाबर ने 1526 में फिर क्या हुआ? मुगल वंश की स्थापना किया था, है ना। तो बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अच्छा, ये जो पहले लिखेंगे यूँ समझिएगा कि ये विजय हुआ, है ना। पहले जो लिखेंगे वो क्या हुआ? विजय हुआ, ठीक है। जैसे कि बाबर जो है यहाँ पर विजय हुआ, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करेंगे तो दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था ना। ये किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था ना, अकबर वर्सेस हेमू। इसमें कौन विजयी रहा था? अकबर, है ना। अकबर विजयी रहा था। एक बार ये भी पूछा गया था एग्जाम में कि पानीपत का दूसरे युद्ध में हेमू को किसने पराजित किया था? तो अकबर ने किया था, है ना। या तो पूछा अकबर ने किसको पराजित किया था? हेमू को किया था, ठीक है। ये सब याद रखना है। अच्छा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? इसका आप लोग कमेंट में बताइए, तीसरा युद्ध कब हुआ था, ये बताइए। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये तीसरा युद्ध हुआ था आपको 1761 में, ना। 1761 में हुआ था ना। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, है ना। मराठा के तरफ से नेतृत्व किया था सदाशिवराव भाऊ ने किया था ना। और इसमें मराठों की बुरी तरह हार हुई थी, है ना। इसमें कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली, और ये किसके वर्सेस मराठा के बीच हुआ था ना। तो अहमद शाह अब्दाली जो है विजयी रहा था, ठीक है। तीनों नोट कर लीजिएगा, फिर समझिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर विजयी रहा था। दूसरा युद्ध अकबर और हेमू, अकबर विजयी रहा था। तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी रहा था, है ना।
मराठों की हार हुई थी, ठीक है। तो इसमें विजय कौन रहा था? अहमद शाह अब्दाली, है ना। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही है। तो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मीराबाई का गुरु या उपदेशक किसे माना जाता है? तो मीराबाई के गुरु कौन थे? ये थे रैदास या तो रविदास बोलते हैं ना। तो रैदास या तो रविदास मीराबाई के गुरु थे। यहीं पर आपसे पूछे क्या इसी टाइप का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कबीर दास के गुरु पूछे कौन है? तो कबीर दास के गुरु कौन थे? रामानंद, याद रखना है। कबीर दास के गुरु लिख लीजिएगा, रामानंद, है ना। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु, ये देखिए यहाँ पर क्या, मीराबाई का गुरु हो गया, मीराबाई का गुरु रैदास, ठीक है। कबीर दास के गुरु थे ये रामानंद। सूरदास के गुरु, है ना, इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, है ना, याद रखना है, वल्लभाचार्य, ठीक है, लिख लीजिएगा वल्लभाचार्य, ठीक है। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना पतंजलि द्वारा रचित है? अभी पीछे बताए थे आपको ने, पतंजलि का कौन दो बताए थे? योग सूत्र और महाभाष्य, है ना। महाभाष्य और योग सूत्र, ये दोनों के लेखक कौन है? पतंजलि है, ठीक है, पतंजलि है, ठीक है। अच्छा, नाट्य शास्त्र का अगर पूछे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला नाट्य शास्त्र है ना, तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है ना। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। अब मध्यम व्योयोग, मध्यम व्योयोग के लेखक कौन है? महाकवि भास द्वारा लिखा गया है, महाकवि भास द्वारा लिखा गया है ये वाला। काव्यालंकार किसके द्वारा लिखा गया? काव्यालंकार आचार्य भामह के द्वारा लिखा गया, आचार्य भामह, आचार्य भामह के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में प्रस्तावित 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सेज की स्थापना कहाँ किया गया है? ठीक है, बिहार में प्रस्तावित 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर क्या बताइएगा? ये बक्सर और पश्चिम चंपारण में, कहाँ पर स्थापित किया गया? बक्सर और पश्चिम चंपारण करेक्ट आंसर है, ठीक है। हो सकता है उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो बक्सर और पश्चिम चंपारण आया है, तो यहाँ से दो करंट अफेयर आपको रिवीजन करवा देते हैं। जैसे आपसे पूछेगा क्या, गोकुल जलाशय अभी हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो गोकुल जलाशय ये किस जिला में बिहार के? तो बक्सर में गोकुल जलाशय। और पश्चिम चंपारण में कौन सा? उदयपुर झील, है ना, जो कि रामसर साइट में शामिल किया गया है। उदयपुर झील पूछे तो कहाँ पर है? तो पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। रही बात क्या, पटना से अगर एक क्वेश्चन रिवीजन करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो गया, सर्वाधिक गर्म और ठंडा वाला जिला गया हो गया, इसका नया नाम क्या? गया जी हो गया। भागलपुर की बात करेंगे तो सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? भारत में रेशम नगरी भागलपुर को कहा जाता है। भागलपुर में क्या? विक्रमशिला विश्वविद्यालय मिलेगा कहाँ? भागलपुर में। बिहुला त्यौहार ये मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? बिहुला बिशहरी जो होता है, बिहुला, ये कहाँ मनाया जाता है? तो भागलपुर में मनाया जाता है। फिर सिवान की बात करेंगे तो सिवान में, तो सिवान के जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, है ना, तो वो हो गया। फिर नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा जो विश्वविद्यालय नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। मुजफ्फरपुर की बात करेंगे तो सर्वाधिक लीची का उत्पादन कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में होता है। और सर्वाधिक फल उत्पादक जिला बिहार में पूछे कि सर्वाधिक फल उत्पादक जिला, तो वो मुजफ्फरपुर ही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष होगा 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होगा, ठीक है। हो सकता है अगली बार अगर आपसे पूछे सेम चीज़ें, और यहाँ पर कन्फ्यूजन करने के लिए आपको दे देगा 10 के पावर 15 किलोमीटर, ठीक है। और 9.46 पहला ऑप्शन में इसी तरह कन्फ्यूजन करने के लिए देता है। 15 तो याद करके गए, यहाँ किलोमीटर दे देगा, और 10 फिर दूसरे ऑप्शन में दे देगा या तो लास्ट में 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा मालूम? ये वाला होगा, 12 वाला होगा, है ना, क्योंकि किलोमीटर में रहेगा तो 10 के पावर 12 हो जाएगा, है ना, 1000 से भागा देंगे तो 12 हो जाएगा ये। अब मीटर में रहेगा तब आंसर ये वाला होगा ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मीटर में ये हो गया और किलोमीटर में 10 के पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है तो ये होगा 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर हो गया। एक प्रकाश वर्ष बराबर, प्रकाश वर्ष है क्या? तो दूरी मापने की इकाई है ना, खगोलीय दूरी मापने की मापा जाता है किससे? प्रकाश वर्ष से मापा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या मालूम? पारसेक। सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है ना, लाइट ईयर। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर, ठीक है। तो ये सब नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है?
मीना माता रोग किस विषैली धातु के कारण होता है? मीना माता रोग पूछा जाता है, फिर आपसे इटाई इटाई रोग पूछा जाता है, तो कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे याद रखना है, मीना माता पारा, सीधा सीधा वाला है ना, माता पारा के कारण है, मीना माता पारा के कारण होता है। इटाई इटाई कैडमियम शब्द से रिलेट करेंगे, वॉइस से, जैसे इटाई इटाई कैडमियम, इटाई इटाई किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण, इटाई इटाई कैडमियम है ना, मीना माता पारा के कारण होता है, ठीक है। मीना माता हो गया पारा के कारण, इटाई इटाई रोग जो होता है कैडमियम के कारण है, इटाई इटाई, ठीक है, इटाई इटाई कैडमियम के कारण होता है। और आर्सेनिक के कारण क्या होता है? ब्लैक फुट डिजीज होता है ना, काले पैर की बीमारी, वो आर्सेनिक की विषाक्तता के कारण, प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है। तो 3 अति महत्वपूर्ण ये चीज़ें रिपीट होते रहता है, याद रखना, मीना माता पारा, इटाई इटाई कैडमियम और काले पैर की बीमारी आर्सेनिक के कारण होता है ना। पारा के बारे में आपको मालूम है, एकमात्र ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पारा है। और अधातु कौन सा है? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु, वो है ब्रोमीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरा शैवाल सामान्यतः शैवालों के किस वर्ग को कहा जाता है? तो हरा शैवाल पूछा जाएगा आपसे, लाल शैवाल पूछा जाएगा किसे कहा जाता है, और भूरा शैवाल किसे कहा जाता है, इस टाइप के प्रश्न आता है, ठीक है। तो पहला नंबर तो आपको एक याद रखना है लाल शैवाल का, उसको नाम से ही याद रखना है, उसको ऑप्शन में से आसानी से छाट देंगे, या तो मिलाने वाला रहेगा या तो पूछेगा तो आसानी से आंसर लगा दीजिएगा। लाल शैवाल, लाल मतलब रेड, रेड यानी कि रोडोफाइसी, ये क्या है? लाल वाला है ना, ध्यान रखना है। लाल शैवाल वाला पूछेगा तो रोड, रेड से लाल, ऐसे ही रिलेट कर लेना, ठीक है। तो ये लाल वाला हो गया। हरा शैवाल पूछा तो ये क्लोरोफाइसी, इसको कैसे रेट करना है? तो क्लोरोफिल के कारण है ना, जो पत्तियों का रंग हरा होता है ना, क्लोरोफिल के कारण, तो क्लोरोफाइसी हो गया, हरा से हो गया क्लोरो, तो रिलेट कर लेना है ना। क्वेश्चन को आंसर से रिलेट कर लेना है, जैसे क्वेश्चन आएगा तुरंत दिमाग में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोरो हो गया, ठीक है, इसको रिलेट कर लेंगे, ये दोनों याद हो गया। तो एक बच्चे क्या? फियोफाइसी, ये वाला भूरा शैवाल है ना, भूरा शैवाल कहा जाता है इसको, है ना, फियोफाइसी को क्या कहा जाता है? भूरा शैवाल, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए फिर से, रेड, रोडो क्या हो गया? रेड, लाल, ठीक, क्लोरो यानी कि क्लोरोफिल हरा, है ना, और फियोफाइसी हो गया आपका भूरा शैवाल, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हुआ? हरा पूछा तो क्लोरोफाइसी यहाँ पर आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ऊर्जा मापने के लिए किया जाता है ना। 1 किलोवाट घंटा को ही क्या बोलते हैं? 1 यूनिट, है ना, जो घरों में बिजली जलती है ना, 1 यूनिट, तो इसको ही कहा जाता है 1 यूनिट, है ना। 1 किलोवाट घंटा बराबर, ये भी पूछा जाता है आपसे कि कितना होता है जूल, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, याद रखना है ना, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है। अब रही बात क्या, ये जो ऊर्जा है ना, तो ध्यान रखना, कार्य और ऊर्जा ये दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रक जूल होता है। संवेग का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? तो होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड, है ना, या तो न्यूटन सेकेंड भी बोलते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड, ये संवेग का ऐसा मात्रक हो गया। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन हो गया, है ना, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन हो गया। बल बराबर होता है क्या है? बल बराबर जो होता है एफ बराबर एम ए होता है ना, एम ए होता है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मात्रक में कि एम है यानी कि के जी त्वरण है ये, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, के जी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हुआ बताएं? शक्ति का होता है वाट, है ना, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट हो गया। वाट यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? जूल प्रति सेकेंड, है ना। तो दोनों चीज़ें होता है, तो जो भी रहेगा ज़्यादातर ये पूछा जाता है, शक्ति का ऐसा मात्रा क्या हो गया? वाट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या? पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाले हार्मोन समूह को क्या कहा जाता है? तो कोशिका जैसे आया दिमाग में क्वेश्चन में, जैसी कोशिका आया ना कि साइटोसिन, है ना, नाम से ही आंसर आ जाएगा, है ना। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है ना, कोशिका साइटोकाइनिन हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। देखिए पादप हार्मोन है ना, मुख्य रूप से जो होता है 4-5, वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे ऑक्सिन हार्मोन हो गया, जिब्रेलिन हार्मोन हो गया, एब्सिसिक अम्ल हो गया, एथिलीन हो गया, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी चीज़ें जानना है। एब्सिसिक एसिड जो है ना, ये भी पादप हार्मोन है, ये क्या करता है मालूम? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये क्या करता है? पौधों में क्या? वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, यानी वृद्धि को ये रोकता है, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। एथिलीन क्या करता है? ये फलों को पकाने में ये मदद करता है ना, एथिलीन। और साइटोकाइनिन क्या हो गया? तो कोशिका विभाजन, है ना, आसान वाला ही पूछा गया, जैसे कोशिका साइटो हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पर फिर समझिए तीनों को पहले। एब्सिसिक क्या हो गया? वृद्धि अवरोधक, एथिलीन फलों को पकाने में, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में, और फिर ऑक्सिन क्या करेगा? ऑक्सिन हार्मोन जो आता है, ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? तो ऑक्सिन शीर्ष में वृद्धि करता है ना, मतलब लंबाई में, शीर्ष में वृद्धि करेगा, या तो कोशिकाओं को लंबा होने में ये भी मदद करता है,
ऑक्सिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन क्या है? जिबरेलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका काम है तने की लंबाई बढ़ाना और बीज अंकुरन में मदद करना, जिबरेलिन हार्मोन का कार्य है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रोगों में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला नहीं है। तो बैक्टीरिया से होने वाला डेंगू यहाँ पर साफ दिख रहा है, ये वायरस से होने वाला रोग है ना, विषाणु जनित रोग है, ये बैक्टीरिया से ये वायरस से होने वाला डेंगू है। ठीक है। और किससे होता है? तो किस मच्छर के काटने से? एडीज मच्छर के ना, याद रखना है, एडीज मच्छर के काटने से होता है। ये बीमारी जब होता है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ना। बाकी जो डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, ये सब क्या है? बैक्टीरिया के कारण है ना। टीबी, टाइफाइड, टेटनस, ये सब क्या है? टीबी, टाइफाइड, ये वाला, तो ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है ना। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। और ये जो वायरस की खोज किसने किया था? विषाणु की, तो इवानोवास्की ने किया था, इवानोवास्की ने। नेक्स्ट है, कठोर परिश्रम के समय मांसपेशियों में ऐंठन पैदा करने वाले लैक्टिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके रूपांतरण से बनता है? तो किसके रूपांतरण से बनता है? तो पायरूवेट है ना, पायरूवेट के रूपांतरण से बनता है। ठीक है। याद रखना है, ये प्रश्न डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है आपसे कि कठोर परिश्रम या तो धावक जो है, एथलीट जो है, दौड़ने के बाद मांसपेशियों में जो थकान महसूस होता है, किस अम्ल के जमा होने के कारण? तो लैक्टिक एसिड है ना, लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण थकान महसूस होती है। ये किसके रूपांतरण से बनता है? तो ये पायरूवेट के रूपांतरण से ना, पायरूवेट याद रखना है। ठीक है। अच्छा, लैक्टिक अम्ल याद रखना है क्या? खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, है ना। और दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। और दूध का घनत्व किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से ही मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है? तो फल में विकसित होता है अंडाशय, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? सामान्य रूप से अपना चेहरा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। सभी चीज़ें ध्यान रखना है कि किस किस टाइप से किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है ना। सामान्य रूप से अपना चेहरा देखने के लिए, तो ये चेहरा देखने के लिए क्या होगा? समतल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? निम्नलिखित में से बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, है ना, पैंथेरा टाइग्रिस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है मालूम? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस है ना, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। बाघों की अधिकतम संख्या कहाँ पर मिलेगा? मध्य प्रदेश में। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई मालूम? प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? तो 1973 में पारित हुआ था, 1973। यहाँ जब भी आता है 3-4 प्रश्न आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद करवाते हैं। यहीं पर 1972 में क्या होगा? वन्यजीव, 72 वन्यजीव, है ना, वन्यजीव अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? 72। टाइगर टी से 3 वाला, है ना। अब फिर यहीं पर आगे बढ़ेंगे 1974 में क्या होगा? तो ये जल संरक्षण, है ना, जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम का पारित हुआ था 1974 में। याद कैसे रखना हमेशा के लिए? तो जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए 4 वाला है ना, ये 4 वाला। तो ऐसे देखिए वन्यजीव 72 और प्रोजेक्ट टाइगर जैसे आएगा तो टाइगर 3 वाला और जल अधिकतम 4 डिग्री 4 वाला। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा आसानी से। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में, एग्जाम में रिपीट होता रहता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्यों में मुख्य आनुवांशिक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए करेक्ट आंसर है। क्या? हेलो एल्केन, एरिल और विनाइल हेलाइड मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके किस अभिकर्मक का निर्माण करते हैं? तो ये करता है कौन सा? गिरनार्ड अभिकर्मक का निर्माण करता है, गिरनार्ड अभिकर्मक का निर्माण करता है। क्या क्वेश्चन फिर समझिए? हेलो एल्केन, एरिल और विनाइल हेलाइड मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके किस अभिकर्मक का? तो गिरनार्ड अभिकर्मक का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 में क्या है? मनुष्य की खोपड़ी कुल कितनी हड्डियों से बनी होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियाँ कितनी? 22 होती है ना। इसमें खोपड़ी में 2 ही चीज़ गिनती आता है, कपाल की हड्डी और चेहरे की हड्डी। कपाल की हड्डी कितना होता है? 8 और चेहरे की हड्डी होती है 14, है ना। टोटल कितना हो गया? 22 हो गया। ठीक है। रही बात क्या? हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है? तो फीमर होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिस हड्डी होती है जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है। अगर आपसे पूछे क्या मालूम, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? आंसर क्या लगेगा? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो आंसर क्या लगेगा? देखिए, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो वो लिगामेंट कहलाता है। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है लिगामेंट। और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला वो टेंडन कहलाता है, जिसको हिंदी में कंडरा भी बोला जाता है ना। टेंडन है, इसको हिंदी में कंडरा बोलते हैं। लिगामेंट को क्या? स्नायु बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में
अनुपस्थित होता है, पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, तो ये होता है कौन सा मालूम? ये होता है सेंट्रोसोम, है ना, जो कि तारक का यहाँ लिखा है। इसका सेंट्रोसोम का हिंदी होता है तारक का है। ये जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता। बाकी सेलुलोज क्या है? सेलुलोज ये कोशिका भित्ति क्या है? ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है ना, ये ध्यान रखना है। रसधानी, प्लास्टिड ये सब पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? सन 1789 में एंटोनी लोरेंट लेवोइजियर का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रमुख योगदान निम्नलिखित में से कौन सा था? ये था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लेवोइजियर ने। लेवोइजियर कौन है मालूम है? रसायन विज्ञान का जनक कौन है? एंटोनी लेवोइजियर ही है, ध्यान रखना है। रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोइजियर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है अवोगाद्रो संख्या का मान क्या है? तो अवोगाद्रो संख्या का मान क्या है? 6.022, 6.022 गुना 10 के पावर 23, याद रखना है 10 के पावर कितना? 23 अणु होता है। नेक्स्ट क्या है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो मानव नेत्र के किस भाग पर ये प्रतिबिंब बनता है? ये बनता है दृष्टि पटल पर, है ना। दृष्टि पटल को क्या बोलते हैं? रेटिना, है ना, याद रखना है। रेटिना को ही दृष्टि पटल बोला जाता है। यानी कि कहाँ पर बनता है? कभी ऑप्शन में दे दे रेटिना, ध्यान रखना, रेटिना पर बनता है ना, दृष्टि पटल पर बनता है। अच्छा, आंखों से रिलेटेड अगर बात करें तो नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कोर्निया, है ना। कौन सा भाग दान दिया जाता है? कोर्निया का दान दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो वो करता है पुतली और आइरिस, है ना। आइरिस मतलब परितारिका, ये दोनों करता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सल्फ्यूरस यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, और अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, हुक वर्म से होने वाला रोग कहलाता है। तो हुक वर्म से होने वाला रोग क्या कहलाता है? तो वो है हुक वर्म से क्या है? एनसाइलोस्टोमियासिस हुक वर्म से होने वाला रोग है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्या है? गति का एसआई मात्रक क्या है? तो गति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आंसर होगा मीटर प्रति सेकेंड। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया, 2025 का ये पेपर है, लाटेस्ट आपका एग्जाम का। तो मीटर प्रति सेकेंड गति का एसआई इकाई है। देखिए, जो मीटर प्रति सेकेंड और किसका किसका मालूम? तीनों को साथ में याद रखना है। गति का पूछे तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया, वेग का भी एसआई मात्रक पूछे तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया, चाल का एसआई मात्रक पूछे तो वो भी क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पेशियाँ गर्भाशय, आँख की परितारिका और श्वासनी में पाई जाती है? तो गर्भाशय में कौन सा? चिकनी पेशियाँ हो जाएगी ना, ऑप्शन नंबर सी सही है, चिकनी पेशियाँ। नेक्स्ट क्या? यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह AB है तो वह किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है? तो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि जो भी रक्त समूह रहेगा वो उसी रक्त समूह वाले को निश्चित रूप से दे सकता है, ठीक है। तो AB है तो AB किसको दे सकता है? AB को जरूर देगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। और AB क्या है मालूम? AB सर्वग्राही है, यानी सभी का ले सकता है, ये ध्यान रखना है ना। सभी समूहों का रक्त ये ले सकता है। और O क्या है? ये सभी को दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और क्या? तो रक्त समूह का खोज किसने किया था मालूम? रक्त समूह का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था, ठीक है। अच्छा, रक्त समूह की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर। यहीं पर पूछा जाएगा रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो आंसर क्या लगाएगा? रक्त परिसंचरण की खोज किया था, परिसंचरण। तो रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हॉर्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हॉर्वे। तो याद रखना विलियम हॉर्वे, हमेशा के लिए याद कैसे रहेगा? कन्फ्यूजन भी ये दोनों में नहीं होगा। तो याद रखना परिसंचरण को रिलेट करना परिवहन से। परिवहन कहाँ चलता है? हाईवे पर, है ना। हाईवे पर याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? हाईवे, विलियम हॉर्वे हो जाएगा, ठीक है। रक्त परिसंचरण जब भी पूछेगा तुरंत दिमाग में आएगा रक्त परिसंचरण, यानी कि परिवहन पे चलता है, हाईवे, विलियम हॉर्वे आंसर लगाना है। रक्त समूह की खोज पूछेगा तो ये कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएगा ना। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 होता है, याद रखना है, ठीक है। क्षारीय होता है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दाद यानी कि रिंग वर्म जो मनुष्यों में एक आम त्वचा संक्रमण है के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो दाद के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? यह है ट्राइकोफाइटन, है ना। ट्राइकोफाइटन यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34 कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चूना पत्थर का भी पूछे तो यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है ना। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से ऊर्जा का आयामी सूत्र क्या होता है? तो ऊर्जा
का आयामी सूत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ml2T-2 होता है ना। ऊर्जा का हो जाएगा, या तो कार्य कभी पूछे तो ml2-2 होगा, ठीक है। बल की बीमा क्या होती है, तो ml-T-2 होता है, ml-T-2 बल का है, ठीक है। और जबकि इसका ऊर्जा और कार्य का क्या है, तो ml2T-2 है। नेक्स्ट क्या है, कार्बन समूह में कौन सा उपधातु अपने पड़ोसी तत्वों टीन और सिलिकॉन के समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या उपधातु पूछा, तो जैसे उपधातु पूछा सिलिकॉन है, तो जर्मेनियम है ना उपधातु में, यानी कि अर्धचालक में कौन कौन, सिलिकॉन जर्मेनियम मुख्य होता है, तो जर्मेनियम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पर सभी विटामिन के बारे में आपको देखिए, स्कर्वी रोग पूछा किस विटामिन की कमी के कारण होता है, सभी के याद रख लेना आपको, जैसे मुख्य रूप से जो है ABCDE, ठीक है। अगर आपसे पूछे क्या रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, आंसर क्या लगेगा, विटामिन ए, है ना। और बेरी रोग होता है, बेरी विटामिन बी के कमी कारण होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी कारण होता है। रिकेट्स रोग या सूखा रोग विटामिन डी के कमी कारण होता है। और जनन शक्ति में कमी, नपुंसकता, ये विटामिन ई के कमी कारण होता है। और ये जो रक्त का थक्का नहीं जमता है बनता है, तो ये विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। ये हो गई विटामिन से। और क्या पूछा जाता है, विटामिन की खोज कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। किसने किया था, कासिमिर फंक ने किया था। किसने, कासिमिर फंक ने किया था, याद रखना है, ठीक है। विटामिन से जितने भी प्रश्न पूछा था आपको सभी हम बता देते हैं, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ध्यान रखना है आपसे। बस सभी चीज़ें ध्यान से समझना है और चीज़ों को आपको नोट कर लेना है ना। जो पहली बार पढ़ रहे हैं निश्चित रूप से आप नोट कर लीजिएगा, बाकी जो याद किए हुए हैं तो उनका रिवीजन हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या मालूम, तो रेटिनोल है। विटामिन बी का थायमिन है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनिन है, ठीक है। याद कैसे रखना है, आसानी से याद रहेगा, एक लाइन लिखिएगा, रथ पर एक टॉफी, पर को साइलेंट रखना है, तो रथ एक टॉफी, ये सभी याद रहेगा। रथ से क्या हो जाएगा, पहला ए बी हो जाएगा ना, कौन सा, रेटिनॉल और थायमिन, ठीक है। एक से क्या हो जाएगा, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और को से हो जाएगा विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। और लास्ट में क्या है, टॉफी, यानी कि ई और के। ई का हो जाएगा टोकोफेरोल और के का क्या होगा, फिलोक्विनिन होगा, ठीक है। के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनिन है, ठीक है। ये इस तरह से आपको याद रखना है। रही बात क्या, विटामिन सी है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये दूध में नहीं पाया जाता है ना। कौन सा पूछेगा, विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, सी, है ना। शरीर में कौन सा विटामिन मौजूद रहता है, या तो सूर्य की रोशनी से कौन सी प्राप्त होती है, विटामिन डी, ठीक है। और आंवला में कौन सा प्रमुख रूप से होता है, तो विटामिन सी। घाव भरने वाला विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन सी को ही घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। मानव शरीर में कौन सा होता है, यकृत में संग्रहित रहता है, विटामिन ए संग्रहित रहता है, ठीक है। इस तरह से सभी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना वृक्ष के किस भाग का उपयोग किया जाता है, तो मलेरिया के उपचार में है ना सिनकोना के छाल का प्रयोग किया जाता है ना, सिनकोना का छाल का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है मालूम है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। शीतल पेय में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे जिम्मेदार गैस। फिर बात करें क्या आग बुझाने में सबसे उपयुक्त गैस कौन सा है, तो ये आग बुझाने में किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ही करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने होते हैं, 0.03% होता है, ठीक है। और शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। चूने का पानी को दूधिया कर देता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से बल का आयामी सूत्र क्या है, तो बल का बीमा क्या हो जाएगा, तो ml-T-2 होगा, है ना, ml-T-2 हो जाता है। और कार्य और ऊर्जा का बीमा क्या होता है, ml-2T-2, है ना, ml-2T-2 होता है, ml-2T-2 होता है कार्य और ऊर्जा की बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये व्यक्ति ने एक ट्रांजिस्टर 10% की हानि पर 450 रुपये में बेचा,
ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए जितने भी मैथ प्रश्न है, आप एक एक प्रश्न को किस मेथड से पूछा गया है, किस प्रोसेस से बनता है, सब चीज़ एकदम दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए। फिर क्या है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा आसानी से, आपको सभी चीज़ें आसानी से बनेगा, फॉर्मूला हो, उसका प्रोसेस कैसे विधि से बनता है, सब याद हो जाएगा, आसानी से याद रहेगा, तुरंत एग्जाम में बनेगा। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर जितना भी चीज़ रहता है, मैथ हो, रीजनिंग हो, वो सभी आपको सभी चीज़ें प्रैक्टिस होना चाहिए, सभी चीज़ें जानना होना चाहिए। यहाँ पर क्या पूछा, एक व्यक्ति ने एक ट्रांजिस्टर 10% की हानि पर इतना में बेचा, तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य क्या होगा, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना है। तो यानी कि देखिए ये क्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब कितना हानि या लाभ में बेचें, तो यहाँ विक्रय मूल्य आया। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर क्रय मूल्य दिया हुआ है तो ये जो 10% हानि या लाभ होता है ना, इसका होल वैल्यू क्या बोलते हैं मालूम, हम लोग होल वैल्यू बोलते हैं कि 10% हानि है तो इसका होल वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/10। अगर लाभ बोलता तो ये क्या हो जाता है, 11/10 होता। मतलब कि सिंपल है कि परसेंट में इसको तोड़ दीजिए, यानी कि 1/10 आया है ना। तो अगर लाभ है तो इसमें जोड़ देते हैं, 11/10 आ गया। अगर हानि है तो 10 में से ये घटा दिए, 9/10 हो गया। ठीक है, इसको होल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा क्या है, आपको विक्रय मूल्य दे दिया है, यानी कि पीछे जाना है। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया, क्रय मूल्य पे जाना है, तो पीछे जाना है, यानी उल्टा गुना करेंगे, है ना। जैसे होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, यानी कि 450 है ना। काफ़ी आसान है, आपको समझाने के लिए थोड़ा समय लग रहा है ना। तो 10% जैसे हानि बोला 9/10, इसका उल्टा गुना, पीछे करेंगे तो उल्टा, और आगे जाना था तो सीधा गुना करेंगे। तो पीछे जाना हम लोग को क्रय मूल्य पर, तो होल वैल्यू इसका 9/10 है, तो उल्टा गुना करिए 10/9 से, है ना। आंसर आ गया 9×5=45, 500 है ना, 50 × 10 ये 500 रुपया। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x - 1/x बराबर 4 दिया हुआ है, x³ - 1/x³ का मान क्या होगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, a³ - b³ का फॉर्मूला जो है वो निकाल देना है। तो एक देखिए इसमें आसान क्या होता है, x और x ये दिया हुआ है ना, यहाँ x है, बटन में भी x दिया हुआ है। तो इसमें आसान क्या होता है कि जब फॉर्मूला इसका लिखते हैं ना, a³ - b³ बराबर क्या होता है कि एक फॉर्मूला पहले लिखिएगा, a - a³ - b³ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ बराबर होता है a - b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a - b, है ना। ये वाला फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। ठीक है, a³ - b³ बराबर क्या होता है, तो सेम चीज़ें a - b का होल क्यूब कर देते हैं, आप प्लस, यहाँ माइनस वाला पूछा तो प्लस करते हैं 3ab, और ये जो ब्रैकेट में हमेशा यही रहेगा ना, a - b। देखिए यहाँ भी ब्रैकेट में a - b, यहाँ भी a - b। ठीक है, तो क्या हो गया फॉर्मूला, a³ - b³ बराबर a - b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a - b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए बी जो है ना, ए बी क्या होगा, ये x, अब बटन में 1/x है, तो ए बी क्या होगा, x कट जाएगा तो एक ही होगा ना, एक बचेगा, यानी कि इसका कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो जब इस तरह से रहेगा तो ए बी का महत्व नहीं है। अब डायरेक्ट क्या हो गया, a - b का होल क्यों कर दीजिए, आप प्लस में कर दीजिए 3 × a - b, है ना। तो a - b तो यहाँ दिया हुआ है 4, है ना, तो 4 का क्यों करिए आप, प्लस 3 × 4 कर दीजिए, है ना, 3 × 4, है ना, आंसर आ जाएगा। तो a - b का होल क्यों करेंगे, 4 का क्यों कितना हुआ 64, अब प्लस में 3 × a - b, है ना, ये है ना 3 × a - b, 3 चौक 12, 12 जोड़ दीजिए 64, 12 आंसर हो जाएगा। 64 + 12 कितना आया, 76। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मेन ये फॉर्मूला याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आसान हो जाएगा। अब क्या है, एग्जाम में जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में आसानी से बन जाएगा। कैसे, जैसे पूछा देखें कि ये दोनों सेम है ऊपर नीचे, तो a माइनस यानी कि x - 1/x दे दिया, x³ - 1/x³ जैसे पूछा तुरंत दिमाग में आएगा क्या, इसका क्यू करके अब प्लस में 3 × इतना जोड़ देना है, 3 चौक 12, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 मित्रों में से प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पर 16 रुपये खर्च किए, 8वें मित्र ने उन सभी 8 के औसत खर्च से 35 रुपये अधिक खर्च किए, उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि कितनी है। तो इसको ऐसे समझिए, कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे समझिए। देखिए 8वें मित्र ने उन सभी 8 के औसत खर्च से 35 रुपये अधिक खर्च किया। ठीक है, तो 35 अधिक खर्च किया ने, तो सभी में अगर वितरित करेंगे, सभी में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कितना होगा, बाकी 7 में जो है ये 35 अधिक किया, तो सभी 8 के औसत से, तो 8 का औसत जो रहेगा, तो ये 8वां का औसत तो आ चुका है, लेकिन इससे ज़्यादा 35 किया तो ये बाकी 7 में ये बटेगा, तो 7 × 5 = 35, है ना, बाकी 7 है 5 बांटे गए तो 5 × 5 सब में जाएगा। तो पहले जो इसका खर्च था 16 रुपया,
अब 5-5 सब में अगर बांटे तो कितना हो गया, 21-21 हो गया ना, 21-21 हो गया। और टोटल है आदमी कितना हो गया, 8 आदमी है ना, तो 21 कितना हुआ, 68 से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यायिक रीट परम आदेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रीट जो होता है इसका परम आदेश का शाब्दिक अर्थ पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, हम आदेश देते हैं। ठीक है, रीट कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। रीट कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट भी करता है और हाई कोर्ट भी करता है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। रीट 5 प्रकार के कौन कौन सा होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। फिर समझिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से हल्दी शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। तो हल्दी शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, हरिद्रा। कौन सा, हरिद्रा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 में क्या है, अनादर शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। अनादर शब्द का उपयुक्त विलोम, अनादर है क्या होगा, विलोम इसका आदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। जितेंद्रिय का क्या होगा, जीत प्लस इंद्रिय करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। दिस इज द सेम डॉग होम माई फ्रेंड बाउट फ्रॉम द US। यानी कि यहाँ पर जो लगा है ना, दिस इज द सेम डॉग, द होम जो लगा है, यहाँ पर डॉग के लिए होम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डेट आएगा, है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट विच पार्ट हैज एन एरर एंड मार्क इट एज योर आंसर, है ना। एरर किस पार्ट में है, जैसे इवेन यहाँ पर दिया फ्रॉम ए डिस्टेंस, एथेंस पेस, लुक्ड क्विकली। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें एरर है आपका ऑप्शन, यहाँ पर डी भी होना चाहिए ना। नो, अगर एरर नहीं रहेगा तो ऑप्शन डी जाना है ना। इसका है आपका सी। तो लुक्ड क्यूक नहीं, या क्यूकली नहीं होगा बल्कि क्यूक होगा। क्या होगा, क्यूक होगा, है ना। ये वाला सी में एरर है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए सिंपल सेंटेंस एंडिंग विथ बुक। लेट द बुक बी गिवन टू मी। लेट द बुक बी गिवन टू, यानी पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में इसको बदलना है। तो इसमें क्या होगा, गिव मी द बुक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक विथ द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, है ना। सही प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या भराएगा, ही कुड नॉट कंप्लाई। कंप्लाई के साथ विथ प्रीपोजिशन आता है, कंप्लाई विथ माई डिमांड। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। व्हाट डिड यू सी एट द साउथ पोल, अशोक अस्क्ड अनिल। अशोक ने अनिल से कहा कि इसको मतलब इनडायरेक्ट में इसको क्या बदलना है ना। तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अशोक अस्क्ड अनिल अबाउट व्हाट ही हैड सीन एट द साउथ पोल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सिमिलर इन मीनिंग साइनो, है ना। बीटू पेरेट, इसका मतलब क्या होता है, तो बीटू पेरेट मतलब होता है गाली देना, है ना। एब्यूज यहाँ पर साइनो इसका हो जाएगा, एब्यूज मतलब भी गाली देना होता है। चूज द बेस्ट एंटोनमी। एंटोनमी इसका चुनना है किसका, कंट्रोवर्सी का। कंट्रोवर्सी मतलब विवाद होता है, एग्रीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, सहमति हो जाएगा, इसका एंटो हो गया। नेक्स्ट क्या, भारतीय संविधान सभा की स्थापना दिवस किस वर्ष हुई थी। देखिए भारतीय संविधान का स्थापना दिवस क्या लगाइएगा इसका आंसर, तो ये पहले जानना है क्या, स्थापना इसका हुआ था कब मालूम, 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, याद रखना है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 का हो जाएगा, था ना। तो स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1946 करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण डेट आपको बताते हैं, याद रखना है। देखिए स्थापना हुआ 6 दिसंबर 1946। पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान सभा को अंगीकार कब किया गया था मालूम, अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, है ना। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जो पहली बैठक हुआ है 9 दिसंबर 1946, और ये जो अंगीकार किया गया, यही दोनों डेट के बीच जो डिफरेंस होता है ना, संविधान बनने का समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये डेट हो गया क्या क्या, फिर समझिए। पहली बैठक मतलब स्थापना कब हुआ, 6 दिसंबर 1946। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अंतिम बैठक कब हुआ मालूम, 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, है ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था, और लागू कब हो गया था, 26 जनवरी
1950 को लागू हो गया था। संविधान सभा से यहाँ कई प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। जैसे संविधान सभा का सबसे पहले विचार किसने दिया था मालूम? विचार किसने दिया था ये आपको बताना है। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों एक जैसा नाम है, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ध्यान रखना है, ऐसे याद करना है। देखिए विचार दिया था एम एन रॉय, किसने दिया था? विचार एम एन रॉय। और सलाहकार कौन था? बी एन राव। देखिए दोनों एक जैसा नाम है, बी एन राव, है ना। याद आपको कैसे रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए विचार मन में आता है, तो ऐसे याद रखना है, विचार जब भी पूछेगा संवैधानिक सभा का विचार सबसे पहले, तो विचार मन में आता है एम एन रॉय, मन में एम एन रॉय, मन में एम एन रॉय। और सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यानी कि पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56। भारतीय संविधान का 10वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 10वां संशोधन अधिनियम जो है ये पारित किया गया था कब? 1961 में ना, 1961 में। ये क्या था मालूम? 10वां संविधान संशोधन 1961 में दादरा और नगर हवेली को 7वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसे शामिल किया गया था, ठीक है। देखिए संविधान संशोधन से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछे जाने की पूरी संभावना है यहाँ पर आपको हम बताते हैं। जैसे देखिए पहला संशोधन कब हुआ था मालूम? तो ये हुआ था 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार संबंधी कानून है उसमें, ठीक है। फिर आपको लॉ टेस्ट है, लॉ टेस्ट आपको हम बताते हैं। तो लॉ टेस्ट जो है आपको 100 से 106वां संविधान संशोधन तक आपको बताते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी प्रबल संभावना रहेगी, है ना। 100 से लॉ टेस्ट जो संशोधन हुआ 106वां, ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। देखिए 100वां संविधान संशोधन पूछेगा तो आंसर क्या बताइएगा? इसमें क्या हुआ था कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता हुआ था, है ना। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता हुआ था। 101वां में क्या है? तो इसमें हुआ था 101वां संविधान सन 2016 में हुआ था। इसमें जीएसटी क्या है? जीएसटी 101वां में क्या है? जीएसटी। याद कैसे रखना है? तो 101वां देखिए ना, जैसे कि आप कहीं शादी विवाह में जाते हैं तो 101 रुपया अनुदान देते हैं ना, तो जीएसटी क्या है? मुद्रा से ही रिलेटेड है, तो जीएसटी 101वां हो जाएगा ना, जीएसटी 101वां हो जाएगा, ठीक है। और 102वां में क्या है? 102वां संविधान संशोधन में क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो 102वां संविधान संशोधन के द्वारा 2018 में दिया गया था ना। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 102वां में ना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। फिर आप बात करें क्या 103वां संविधान संशोधन में क्या है? तो इसमें है ईडब्ल्यूएस, है ना। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% जो आरक्षण दिया था। तो पूछेगा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो ईडब्ल्यूएस रीड कैसे करना है? ईडब्ल्यूएस 3 लेटर है ना, तो यहाँ पर इसको ऐसे रेड कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको हिंट मिलेगा। 103वां संविधान संशोधन में है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 103वां में है। फिर 104वां संविधान संशोधन में क्या है? तो जो कि 2020 में हुआ था, ये SC ST के लिए जो कि लोकसभा में और राज्य के विधानसभा में सीटों का आरक्षण जो है उसका अवधि ने 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जो SC ST के लिए जो लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ये 104वां संविधान संशोधन में हुआ था। 105वां संविधान संशोधन में क्या है? इसको नोट करिएगा। तो 2021 में हुआ था ये। और इसमें क्या हुआ? राज्य सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें शामिल करने का अधिकार बहाल किया गया था 105वां संविधान संशोधन के द्वारा। 106वां जो कि सबसे लाटेस्ट संविधान संशोधन है, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें है क्या? नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, जो कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 है ना, 1/3 सीटों का आरक्षण, यानी 33% सीटों का आरक्षण दिया गया है। तो याद रखना, अगर आप पूछे कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम किस संविधान संशोधन द्वारा ये लागू किया गया है, तो ये 106वां है। और कितने प्रतिशत आरक्षण है? 33% है, यानी 1/3 सीट आरक्षण है किस में? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, ठीक है। चलिए ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस आए थे? ये 1915 में आए थे। कब? 9 जनवरी 1915 को ये आए थे, इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के आने की खुशी में, ध्यान रखना है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को एक आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? तो एक क्या है? आत्मनिर्भर स्व उत्पादक, है ना, अर्थव्यवस्था बनाना था।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर है ना। पंचवर्षीय योजना के बारे में भी आपको डिटेल में हम बता रहे हैं। देखिए साथ में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका अब चल रहा है, साथ में आपको प्लेटफॉर्म का न्यू प्रैक्टिस सेट जो आया है 22,000 प्लस वैकेंसी के लिए, वो प्रैक्टिस सेट भी आपको हम करवा रहे हैं, ठीक है। उसका भी देख लीजिएगा, जो लोग नहीं देखें प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो उसमें भी आपको हम डिटेल से सब बता रहे हैं। उसमें भी 1-2 वीडियो में आपको पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम बता दिए, ठीक है। तो इसलिए आप दोनों चीज़ें देखते रहेंगे, पूरी तैयारी आपकी होगी ना। प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताते हैं, पूछा क्या मुख्य उद्देश्य है ना। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछेगा तो आंसर क्या लगेगा, कृषि का विकास है ना, पहली पंचवर्षीय योजना का। और दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या है, भारी उद्योग है ना, और उद्योग का विकास है ना। तीसरी में क्या है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था यानी कि आत्मनिर्भर और उत्पादक अर्थव्यवस्था है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेरोडोमर मॉडल पर, और दूसरी वाला पूछा जाता है तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित था, ठीक है। बाकी पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल में हम बताए हुए हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस है ना, कि इस आयोजन का कौन सा संस्करण था, तो ये था 18वां संस्करण था। प्रवासी भारतीय दिवस का मनाया था, 9 जनवरी को मनाया जाता है ना। नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन सा शब्द अस्थिर का विलोम है, तो अस्थिर का विलोम क्या हो जाएगा, चंचल है ना, अस्थिर का विलोम चंचल हो जाएगा। वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह जो है किस भारतीय प्रांत से संबंधित है, तो देखिए विद्रोह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्रोह से पूछा जाता है कि कहाँ हुआ, कब हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया, सभी डिटेल में आपको हम बताते हैं। तो आप चैनल पर बता रहे हैं, सभी चीज़ें आपको हम सभी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको हम थोड़ा बताते हैं क्या, मोपला विद्रोह कब हुआ था, ये कहाँ हुआ था, मोपला विद्रोह 1921 में, कहाँ पर, केरल में हुआ था ना। आंसर क्या हुआ, केरल में हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था, अली मुसलियार ने किया था ना, अली मुसलियार ने किया था। फिर आपसे पूछा था मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखना मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह ये कहाँ, झारखंड में हुआ था। मुंडा विद्रोह कब हुआ था, 1899 से 1900 में हुआ था ना। ध्यान से सुनना है, सभी चीज़ें आपको स्पीड में हम बता देते हैं ना। फिर क्या है, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है ये कब हुआ था, तो 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सिंधु और कान्हू ने किया था। अब मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, ठीक है। कूका आंदोलन, ये कूका आंदोलन, ये कूका विद्रोह कहाँ पर हुआ था, पंजाब में हुआ था। कब हुआ था, 1857 की बात है ना, राम सिंह द्वारा किया गया था। कूका विद्रोह का नेतृत्व राम सिंह ने किया था, ध्यान रखना है। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में। कब हुआ था, 1825 में। पागलपंथी विद्रोह ध्यान रखना है कहाँ हुआ था, बंगाल में, 1825 में। नेतृत्व किसने किया था, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था करम शाह ने किया था ना, याद रखना करम शाह, हमेशा के लिए याद कैसे रखना है। तो बेचारा कर्म खराब था इसलिए पागल हो गया, हुआ है ना, कर्म खराब था पागल हो गया, तो पागलपंथी विद्रोह कर्म शाह हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल क्या था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्रा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे, थोड़ा सा मेरे पास टाइम का कमी है, बाकी आगे सेट में आपको डिटेल में हम सभी चीज़ें इसी तरह आप चैनल पर बने रहे, आपको इसी तरह शानदार तरीके से सभी चीज़ें तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। रही बात क्या है, देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में वो हुआ था बौद्ध संगीति, ये पूछा है ना। तो देखिए बौद्ध संगीति कितने हुआ था, 4। राजगीर, पहला राजगीर, ध्यान रखें मुख्य रूप से जो हुआ था राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्रा और कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। राजगीर में जो हुआ था उस किसके शासनकाल में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में। वैशाली जो हुआ था कालाशोक, और पाटलिपुत्रा में जो हुआ था ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। और कश्मीर में जो हुआ था वो किसके, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा, क्या होगा इसका आंसर। देखिए ये क्या बोला, ABC अकेले एक कार्य को क्रमशः 16, 24 और 36 दिन में कर सकता है। आसानी से कैसे बनेगा, ABC है ना, इसको लिख दीजिएगा, ये कितना 16 दिन में, ये 24 दिन में, और ये 36 दिन में ना। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 36 का मल्टीप्लाई करते जाएगा, जो कि तीनों से कर जाए वही एलसीएम होगा, तो 36 चौक 44 से है ना, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 16 44 से, फिर क्या होगा 24 चौक 44 से, और 36 चौक 44 से, ये क्या हुआ देखिए 9 और 6 15 और 4 19 है ना, तो 19 होगा। टोटल काम कितने दिन में तीनों मिलकर कर देगा, तो 19 से इसमें भाग दे दीजिए, 144/19 आंसर हो जाएगा। 144/19 कहाँ पर है, ये वाला है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो हिमालय का सही हिम प्लस आलय करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन सा शब्द चंद्रशेखर का पर्यायवाची है, तो चंद्रशेखर का पर्यायवाची क्या है, महेश है ना। चंद्रशेखर यानी क्या है, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, है ना। महेश मतलब शंकर हुआ है ना, शिव जी है ना। खगेश का पर्यायवाची इसमें क्या हो जाएगा, तो गरुड़ का पर्यायवाची है खगेश है ना, खगेश किसका, गरुड़ का है। और सुरेश किसका, मालूम, इंद्र का पर्यायवाची है सुरेश है ना। दिनेश किसका है, तो एक मिनट है ना, इंद्र दिनेश, तो इसमें सुरेश, हाँ सुरेश किसका है, इंद्र का है, ध्यान रखना है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में विकल्पों में से पंकज शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। पंकज का पर्यायवाची इसमें हो जाएगा क्या, कमल, है ना, कमल हो जाएगा। और भी इसका क्या होता है, तो जलज होता है, सरोज होता है, नीरज होता है। नेक्स्ट क्या, पीताम्बर शब्द किस समास का उदाहरण है। पीताम्बर बहुब्रीहि समास है, क्या बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्या, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था, 1917 में हुआ था। चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था, राजकुमार शुक्ला ने किया था। चंपारण जो है नील की खेती के विरुद्ध था, है ना, 3 कट्ठिया पद्धति इसे कहा जाता है ना। और इसमें क्या 3 कट्ठे की खेती 20 कट्ठे पे करना पड़ता था, ठीक है। चंपारण जो है गांधी जी का पहला जो भारत में है पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, है ना। राष्ट्रीय राजनीतिक में प्रवेश हुए थे, ये चंपारण आंदोलन से ही गांधी जी प्रवेश हुए थे। गांधी जी की जान किसने बचाई थी यहाँ पर, तो बत्तख मियाँ ने बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69, इसमें क्या है, ओलंपिक में भारत ने पुरुष हॉकी में कितनी बार स्वर्ण पदक जीता है, तो कितनी बार जीता मालूम, ये कुछ क्वेश्चन होता तो नहीं, 68 हो गया, हाँ 68 हो गया यहाँ पर। उसके बाद आपका 69 है, ओलंपिक में भारत ने पुरुष हॉकी में कितने बार, तो ये जीता कितने, 8 बार जीता, मान लो 8 बार जीता। पहली बार कब जीता था, 1928 में, याद रखना है ना। और लास्ट बार जीता कब, 1980 में। तो पहली बार 1928, 1932, 1936 लगातार, है ना, 4-4 साल में होता है। 1928, 32, 36, और फिर 1948, 52, 56, 1948, 1952, 1956, और फिर लास्ट में 1964 और सबसे लास्ट है 1980 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बिहार में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला किन दो नदियों के संगम स्थल पर, तो ये होता है गंगा और गंडक नदी के संगम स्थल पर होता है। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, 1919 में। 1919 में और क्या क्या हुआ था, रोलेट एक्ट 1919 में हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1919 में हुआ था, प्रांतों में 2 शासन कब लागू हुआ था, 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्या, कांग्रेस ने किस सत्र में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव अपनाया था, मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव अपनाया था, तो ये बात है कराची अधिवेशन 1931, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण किस वर्ष हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे, तो 1942 में हुआ था ना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोक नायक कहा जाता है ना, लोकमान्य किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है ना। और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था, तो ये 1911 में किया गया था। नेक्स्ट प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, ये कहा नोवाक जोकोविच, नोवाक सर्बिया, है ना, कहाँ का था ये, सर्बिया का था ना, सर्बिया करेक्ट आंसर है। इसी तरह पूछा जाएगा आपसे, जैसे खिलाड़ी जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है किस देश का था, राफेल नडाल पूछे तो स्पेन का था, है ना, राफेल नडाल कहाँ का था, स्पेन का था। नेक्स्ट भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट से संबंधित है, अनुच्छेद 151, है ना, अनुच्छेद 151 रिपोर्ट से संबंधित है। और यही पे CAG का नियुक्ति जो है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो CAG की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 148 के तहत है ना। याद रखना, वर्तमान में करंट अफेयर में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा भी है कौन, तो वह संजय मूर्ति है। कौन है, संजय मूर्ति। 1956 से 61 तक चली दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये था भारी उद्योग, है ना, दूसरे का क्या था, उद्योग था। नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी की उपाधि से किसे जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इनसे 2-3 प्रश्न और है, कौन कौन सा मालूम, तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे, यही थे खान अब्दुल गफ्फार खान। और खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे, तो यही थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है, तो ये क्या यहाँ से समझें कि नौसैनिक अभ्यास है ना, संयुक्त सैन्य अभ्यास आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा या तो अब पहले से ही आप याद कर लें क्या सैन्य अभ्यास जितना है किस किस देश के साथ है, वो लगभग कई वर्षों तक सेम ही रहता है ना, तो आप याद कर लेंगे तो ये यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक आपको हमें याद ही रहना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर जो नई चीज़ें जानते हैं, अब क्या करंट अफेयर पढ़ेंगे और सैन्य अभ्यास ध्यान ही नहीं रखेंगे तो क्या एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपसे मिस्टेक हो जाएगा। तो इसलिए चीज़ें आप जानेंगे, आपको सभी से ये क्या होता है, अनुभवी चीज़ होता है ना, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना, ये चीज़ आपको पढ़ना है। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर पूछा क्या, फ्रांस के बीच हो जाएगा वरुण, है ना, वरुण यहाँ पर करेक्ट एक आंसर हो जाएगा। शक्ति भी एक है फ्रांस के बीच, है ना। अच्छा विनवेक्स किसके साथ है मालूम, तो कई चीज़ें आपको हम याद करवा देंगे जो कि नाम से याद रहेगा। विनवेक्स जैसे वियतनाम है ना, ये विनवेक्स वियतनाम के साथ है ना, भारत और वियतनाम है, ठीक है। लमितीय किसके साथ है, तो लमितीय ये है सेशेल्स के साथ है ना, भारत और सेशेल के साथ है। सूर्य किरण किसके साथ है, सूर्य किरण नेपाल के साथ है ना, भारत और नेपाल के साथ है ना। फिर जापान के साथ पूछा जाता है तो धर्म गार्जियन और जाइमैक्स है ना, जाइमैक्स भी किसके, जीमैक्स बोलिए तो जाइमैक्स ये किसके साथ है, नाम से याद रखना है, जाइमैक्स जो जापान के साथ है। धर्म गार्जियन वीर गार्जियन भी पूछे जापान के साथ है ना।
इस तरह से याद रखना है सब। गदर पार्टी की स्थापना भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को में। कब स्थापना हुआ था? 1913 में हुआ था। किसने किया था? तो सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना, राष्ट्रपति करता है किसी राज्यपाल की नियुक्ति। राष्ट्रपति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई प्रश्न हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको हम बताते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। यहीं पर क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में हो गया। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में, और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस में? अनुच्छेद 61 में। ठीक है, फिर क्या है? राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, अच्छा, राज्य मतलब कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, जबकि राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है ना। यही दो, एक तीन को सीधा कर दिए तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर रहा है ना 123 में। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार ये है अनुच्छेद 143 में। कौन? राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श लेता है। अच्छा, राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करता है, भारत का नियंत्रक व माल्यका परीक्षक, अनुच्छेद 148 में है ना। नेक्स्ट क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 में पहला, और 1931 में दूसरा, और 1932 में तीसरा। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि गांधी जी है ना इसमें एकमात्र गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। नेक्स्ट है, फ्रांस के राजा लुई ये क्या है 16वां को किस वर्ष गिलोटिन द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो किस वर्ष मृत्युदंड दिया गया था? 21 जनवरी 1793 है ना, 21 जनवरी 1793 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 में ना, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब पहले कौन था इधर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय एक तरफ था ना, ये तीनों एक तरफ था। कौन कौन? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक तरफ था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय हुआ था ना। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूछेगा नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, हेक्टर मुनरो ने किया था ना, हेक्टर मुनरो ने किया था। इसी तरह आपको याद रखना, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था ना। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों में विजयी रहता है ना, बक्सर में भी और प्लासी के युद्ध में भी, और सिराजुद्दौला इसमें पराजित हुआ था 1757 के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई थी? 2025 में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, मानव विकास सूचकांक ध्यान रखना है ना। तो 130वां आंसर क्या हुआ? 130वां। वर्तमान में भी क्या है स्थिति? 2026 में भी यही है, अभी 130वां ही यही वाला रिपोर्ट है। ठीक है, याद रखना यहाँ से क्या क्या प्रश्न आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आता है क्या? देखिए, प्रथम देश पूछेगा तो आइसलैंड है। कौन है प्रथम देश? अभी आइसलैंड है। भारत का स्कोर क्या रहा था? 0.685 है ना, भारत का स्कोर पूछा जाएगा, क्वेश्चन हार्ड करेगा तो, है ना। और ये पूछा जाता है भारत जो है किस श्रेणी में है ना, किस श्रेणी में भारत है? तो भारत है मध्यम मानव विकास श्रेणी में। क्या है? मध्यम मानव विकास श्रेणी में। ध्यान रखना है, निम्न श्रेणी में नहीं है। आपको जैसे लगेगा ना 130वां स्थान पर है, निम्न श्रेणी में होगा, नहीं, मध्यम मानव विकास श्रेणी में। ध्यान रखना है। अच्छा, पहली बार मानव विकास सूचकांक जो है ये कब और किसने जारी किया था मालूम? ये पहली बार जारी हुआ था, तैयार किया गया था 1990 में। किसने किया था? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, और भारतीय एक अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, है ना, ये दोनों ने तैयार किया था। इसका आधार क्या है पूछा जाता है ना, तो क्या था इसका आधार? है स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। स्वास्थ्य मतलब जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन में देगा कभी, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, इसके 3 आधार होते हैं, ध्यान रखना है, नोट कर लीजिएगा। 3 आधार क्या होता है इसका? पूछेगा इनमें किस आधार पर तैयार किया जाता है? तो यही 3 होता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय होता है। नेक्स्ट, कैमूर पर्वत श्रेणी किन राज्यों में विस्तारित है? तो कैमूर पर्वत श्रेणी जो है ये किस राज्य में? तो कैमूर तो पहले बिहार तो होगा ही होगा, है ना, मध्य प्रदेश और बिहार आंसर हो जाएगा ना। अनुपम झील कहाँ मिलेगा? कैमूर में। दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो कैमूर में ही बनाया जा रहा है। पहला टाइगर रिजर्व भारत में कौन सा है? बिहार में पहला टाइगर रिजर्व जो है तो वो है पश्चिम चंपारण में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्या है? दिए गए राज्य और कोयला क्षेत्र युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? संबलपुर उड़ीसा में है, तो ये वाला क्या है? सही है ना, संबलपुर उड़ीसा में है। रामगढ़ मध्य प्रदेश, ये वाला गलत है ना, ये वाला सही हो गया, आंसर आ गया। रामगढ़ जो मध्य प्रदेश नहीं, रामगढ़ का है झारखंड में।
बैतूल कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में ना, बैतूल का मध्य प्रदेश में, इसमें नहीं है। सरगुजा ये कहाँ है? सरगुजा आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, है ना। अच्छा, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है मालूम? बिटुमिनस कोयला है ना। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट कोयला होता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला वो होता है पिट कोयला। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें पेट्रोलियम खनिज नहीं पाए जाते हैं? पेट्रोलियम खनिज कहाँ नहीं पाया जाता है? देखिए, कृष्णा नदी डेल्टा में पाया जाता है, असम के डिगबोई में है। भारत का पहला पेट्रोलियम जो है यहाँ पर शोध कारखाना, मतलब यहाँ पर है असम के डिगबोई में, है ना। पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? असम के डिगबोई में। और नर्मदा नदी का डेल्टा यहाँ पर नहीं पाया जाएगा ना तेल पेट्रोलियम खनिज, ये बॉम्बे हाइट सेल क्षेत्र में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्या, बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुआ था ना। 22 मार्च से जब भी आया 22, तो 22 से जो आंकड़ा है ना, 4 अति महत्वपूर्ण दिवस पूछा जाता है, ध्यान रखना है। 22 मार्च को क्या बिहार दिवस, 22 मार्च का विश्व जल दिवस, यहीं पर फिर क्या आएंगे अप्रैल, है ना। 22 अप्रैल को क्या हो जाएगा? विश्व पृथ्वी दिवस। फिर आगे बढ़ेंगे मई, 22 मई को क्या होगा? विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करता है? तो 2 भागों में विभाजित करता है नर्मदा नदी, है ना। कौन सा? नर्मदा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, इसको बना लीजिएगा, है ना। कैसे बनाइएगा? देखिए, 53 को का मान दे दिया है और 8 डिग्री का मान पूछा है, तो 8 को आप कैसे लिख सकते हैं मालूम? 53 और माइनस 45 लिख सकते हैं ना। तो 53 का मान, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 10a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पर आपको लिख देते हैं, और देखिए 10 फॉर्मूला लिख देंगे। तो 10a का मान आपको ये दिया है, ये है ना 53 का मान, और 45 का मान 1 होता है ना। तो बैठा लीजिएगा, इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए। 10a माइनस बी बराबर क्या होता है? 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है। इसमें बैठा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आसानी से, ठीक है। थोड़ा टाइम इशू के कारण आपको हम यहाँ पर भी सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप कर लीजिएगा आसानी से, आप सब चीज़ें बताई दी है ना। इसको सोल्व कीजिएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत किस नदी का जल स्थानांतरित किया जाएगा? किस नदी का जल स्थानांतरित किया जाएगा? तो महानंदा नदी का। नेक्स्ट है 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी के लिए मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा किसने तैयार किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर? कैमूर में। अनुपम झील कहाँ पर मिलेगा? कैमूर में, है ना। पहला है कौन सा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर बिहार के किस जिले में 6640 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया? तो जमुई में। कहाँ? जमुई। जमुई में क्या है? सर्वाधिक सोना का उत्पादक पूछे जम्मू, है ना। और यहाँ पर 2 रामसर साइट है, कौन सा? नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? जमुई में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? एक श्रृंखला में समांतर श्रेणी में है, यदि अंतिम पद 21 है और सभी 10 पदों का योग 120 है तो पहले 3 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले क्या करना है मालूम? तो देखिए, पहले 3 पदों का पूछे या तो n पदों का पूछे, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर क्या हो जाता है? n/2, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, बटा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। आप इसको, आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो n, यहाँ पर पहले 3 पूछा है तो n का मान यहाँ पर 3 है, a का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, n का मान तो यहाँ पर है ही, है ना। d का मान, a और d आपको निकालना है। a और d कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या? a और d निकालने के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यदि अंतिम पद 21 है, यदि सभी 10 पदों का योग इतना है, तो 10 पदों का दिया है ना। और 10 पद, अंतिम पद यानी कि nवां पद जो है ना, देखिए टोटल तो 10 ही है, और अंतिम यानी अंतिम पद यानी 10वां पद ये दिया हुआ। तो nवां पद वाला फॉर्मूला क्या होता है? Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब इसके बराबर देखिए क्या दिया हुआ है, इसके बराबर है ना a प्लस n-1, n क्या है यहाँ 10, यानी कि 9d बराबर कितना दिया हुआ है? 21, है ना। तो वो जो फॉर्मूला आप लिखेंगे ना कुल पदों का योग, तो यहाँ वहाँ पर क्या है? 2a के जगह पर a प्लस a लिख दीजिएगा, ठीक है। और तो फिर क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी ये वाला आएगा, और इसके जगह पर क्या 21 लिख देना है, तो a का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, बाकी इसका आपको हम कमेंट कीजिएगा तो इसका सोल्यूशन भी हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ये वाला भी काफ़ी आसान है। इसमें तो आसान ऐसे है कि 3 tan थीटा बराबर 2 दिया हुआ है ना, तो tan थीटा का मान यहाँ पर निकल हो जाएगा क्या?
2/3 है, 3 इधर ले आइए, ठीक है। तो टेन थीटा का मान आ गया। इसको सबको 10 में बदल देना है। कैसे बदलेगा? तो साइन थीटा से दोनों में, अंश और हर में दोनों भागा दीजिए। कोस थीटा से भागा देंगे तब होगा, है ना। कोस थीटा से भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन बटा कोस 10 हो जाएगा। आइए कोस से कोस कट जाएगा, 1 होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 टेन थीटा -1, और यहाँ पर क्या होगा? कोस से भागा दिए तो यहाँ पर 2 और माइनस क्या हो जाएगा? टेन थीटा, ठीक है। तो यानी कोस थीटा से ऊपर नीचे दोनों भागा देंगे, आसानी से बन जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 97 का सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या? सम्राट अशोक है ना के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में ना। अशोक आपको बता दिए थे कौन था, ये कौन सा वंश का था? मौर्य वंश का ना। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार का पुत्र ये अशोक है ना। अशोक का नाम किसमें मिलता है? तो मास्की और घुर्जरा अभिलेख में मिलता है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, और धामे का स्तूप किसने? अशोक ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सा कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये नदी है माही नदी, कर्क रेखा को, ठीक है। यहीं पर अगर आपसे पूछे क्या मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो लिम्पोपो नदी, है ना। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी मकर रेखा को। अब भूमध्य रेखा को कौन सा? तो कांगो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगा कांगो नदी। फिर समझिए, कर्क रेखा को माही, मकर रेखा को लिम्पोपो, मकर लिम्पोपो, और भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्या? निम्नलिखित में से कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, जीविका स्वास्थ्य बीमा योजना, है ना। जीविका स्वास्थ्य बीमा यहाँ पर सही है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपका पहला जो है सेट ये होता है समाप्त, है ना। तो अब पहला सेट ये हो गया आपका समाप्त, है ना। फिर आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर ये दूसरा, है ना, जो कि 20 जुलाई 2025 को एग्जाम हुआ था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आ रही है? ये कंटिन्यू सीरीज होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।